हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि है इस पूरे वीक की है, ठीक है। और अब कोशिश करेंगे डेली की। पुतिन 24 वर्षों में पहली बार उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे। ये हैं पुतिन, और ये है वहाँ का कौन है, ये किंग जोंग कुंग जो भी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 वर्षों में पहली बार मंगलवार और बुधवार को उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे। दोनों देशों ने कहा कि यह यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से परमाणु सशस्त्र राज्य के साथ मॉस्को की बढ़ती साझेदारी को रेखांकित करता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, ये कौन है, किम जोंग उन ने पिछले साल सितंबर में रूस के सुदूर पूर्व की यात्रा के दौरान पुतिन को निमंत्रण दिया था। पुतिन ने पिछली बार जुलाई 2000 में प्योंगयांग का दौरा किया था। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में उतरेंगी, जबकि राहुल गांधी रायबरेली सीट पर बने रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनावी शुरुआत करेंगी, क्योंकि उनके भाई और पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने पारंपरिक रायबरेली को बरकरार रखने का फैसला किया है। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में राहुल ने रायबरेली और अपने पिछले निर्वाचन क्षेत्र वायनाड दोनों से चुनाव लड़ा और दोनों में जीत हासिल की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को घोषणा की कि प्रियंका वायनाड में खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव में लड़ेंगी। इजरायल की उत्तरी सीमा पर बढ़ते दबाव के बीच नेतन्याहू ने युद्ध मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। इजरायल के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 सदस्यीय युद्ध मंत्रिमंडल को भंग कर दिया है। यह कदम मध्यमार्गी पूर्व जनरल बेनी गैजेट्स के सरकार से जाने के बाद उठाया गया है। अब उम्मीद है कि नेतन्याहू गाजा युद्ध के बारे में मंत्रियों के एक छोटे समूह के साथ विचार विमर्श करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री योआव गालंट और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डेरमर भी शामिल होंगे, जो युद्ध कैबिनेट में शामिल थे। भारत अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा में उन्नत प्रशिक्षण शुरू होगा। भारत अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हुए दोनों देशों ने अंतरिक्ष में अंतर संचालन को गहरा करने के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए रणनीतिक रूपरेखा को अंतिम रूपरेखा दिया है और नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा और इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच पहला संयुक्त प्रयास है। जयशंकर ने दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुल्लिवन से मुलाकात की, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जे.के. सुल्लिवन के साथ बैठक की और विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी निकट भविष्य में मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख के लक्ष्यों में दुनिया पीछे रह गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व वर्ष 2015 में स्वीकृत अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों जैसे गरीबी और भुखमरी से निपटना से काफ़ी दूर निकल चुका है। इस रिपोर्ट में धन की कमी, भू राजनीतिक तनाव और कोविड-19 महामारी का हवाला दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सतत रिपोर्ट 17 व्यापक सतत विकास लक्ष्यों SDG के कार्यान्वयन में अपने 193 सदस्य देशों के प्रदर्शन को रैंक करती है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना और जैव विविधता की रक्षा करना भी शामिल है। बांग्लादेश में ईद उल अजहा का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। बांग्लादेश में ईद उल अजहा का त्यौहार धार्मिक उत्सव और गंभीरता के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग सुबह सुबह मस्जिदों में इकट्ठा होने लगे। ढाका में ईद उल अजहा की मुख्य नमाज सुबह 7:30 बजे हाई कोर्ट के समीप राष्ट्रीय ईदगाह मैदान में हुई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुख्य न्यायाधीश ओबुदुल हसन, ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के मेयर फजले नूर तापोश, कैबिनेट मंत्री और कई अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर नमाज में हिस्सा लिया। भारत में यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में
भाग लिया। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम पवन कपूर ने 15-16 जून 2024 को आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शांति के मार्गों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ लाया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन और समापन दोनों पूर्ण सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि भारत ने इस आयोजन से निकले किसी भी विज्ञप्ति या दस्तावेज से खुद को नहीं जोड़ा। यह रुख संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के स्वतंत्र और सुसंगत दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे, केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि नए आपराधिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। मेघवाल ने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव हो रहे हैं। उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने और भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट को ध्यान रखते हुए तीनों कानूनों में बदलाव किया गया है। अगले साल के G7 के बारे में और भी बहुत कुछ कहना है जब हम अध्यक्ष पद संभालेंगे। कनाडा द्वारा पीएम मोदी को आमंत्रित किए जाने पर ट्रूडो ने ये बात बोली है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अगले वर्ष G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में उनके पास कहने को बहुत कुछ होगा जब कनाडा इसकी अध्यक्षता संभालेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कनाडा के लोगों की इस उत्सुकता की सराहना की कि वे G7 शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि वे इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और सभी G7 भागीदारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए उत्सुक हैं जिन पर उन्होंने चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को ईद अल अजहा की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद अल अजहा के पवित्र त्यौहार के अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह त्यौहार हमें त्याग, करुणा और भाईचारे के मूल्यों की याद दिलाता है जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक है। विधि एवं न्याय मंत्रालय कोलकाता में 3 नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं को सामने लाने के लिए सम्मेलन आयोजित करेगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय रविवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग शीर्ष से एक सम्मेलन का आयोजन करेगा जिसका उद्देश्य 3 नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं को सामने लाना है। कोलकाता में यह सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग विषय पर सम्मेलनों की श्रृंखला में तीसरा कल ITC रॉयल बंगाल हाल्डेन एवेन्यू कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। FDA ने कोविड वैक्सीन निर्माताओं से कहा कि यदि संभव हो तो अगले शॉट के लिए KP.2 स्ट्रेन को लक्षित करें। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक में 2024-25 के कोविड-19 टीकों के लिए अपनी स्ट्रेन अनुशंसा को बदल दिया गया है क्योंकि इसने निर्माताओं को कहा कि यदि संभव हो तो वे नए शॉट्स को JN.1 वंश के बजाय KP.2 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए अपडेट करें जिसे पहले लक्षित करने की मांग की गई थी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से गुरुवार को जारी एक अपडेट में सिफारिश में बदलाव ऐसे समय किया गया जब 3 में से 2 कोविड वैक्सीन के निर्माता मॉडर्ना और नोवावैक्स ने 2024 के शरद ऋतु के सीजन के शॉट्स को JN.1 स्ट्रेन के साथ अपडेट करने के लिए एजेंसी को अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को वाराणसी में PM किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए वाराणसी का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कृषि सखियों के रूप में मान्यता प्राप्त 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे जो PM किसान योजना की 17वीं किश्त जारी करने का प्रतीक है। यह घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। G7 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी पर एक अधिकार न करके इसके व्यापक उपयोग का आह्वान किया है। हाल ही में इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में अपने संक्षिप्त संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला जिन्हें भारत प्राथमिकता दे रहा है: प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और अपने लोगों को अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करना।
कीव की कूटनीतिक ताकत की परीक्षा के लिए विश्व नेता यूक्रेन शिखर सम्मेलन में हुए। विश्व नेता शनिवार को स्विट्जरलैंड में शिखर सम्मेलन के एकत्रित हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव डालना है। लेकिन चीन जैसे मॉस्को के शक्तिशाली सहयोगियों की अनुपस्थिति इसके संभावित प्रभाव को कम कर देगी। यूक्रेन के दर्जनों सहयोगी देश इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन चीन इससे दूर रहेगा, क्योंकि रूस को इस आधार पर इस सम्मेलन से बाहर रखा गया है कि उसने इस सम्मेलन को समय की बर्बादी बताया है और उसे इसमें भाग लेने की कोई रुचि नहीं है। आयरलैंड के साथ मैच रद्द होने के कारण अमेरिका T20 विश्व कप के नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई कर गया है। सह मेजबान अमेरिका ने शुक्रवार को फ्लोरिडा के लॉर्डरेडल में आयरलैंड के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच मूसलाधार बारिश के कारण धुल जाने के बाद एक गेंद फेंके बिना ही पाकिस्तान के खर्च पर T20 विश्व कप के नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने 3 अहमदिया लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया है। पाकिस्तान के चकवाल जिले में अधिकारियों ने अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के 3 प्रमुख सदस्यों को आगामी ईद अल अजहा त्योहार के दौरान धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकने के लिए 1 महीने के लिए हिरासत में लिया है। चकवाल के डिप्टी कमिश्नर कुरुतुल एन मलिक ने 10 जून को तीनों लोगों के लिए अलग अलग हिरासत आदेश जारी किए। तीनों दुलमियाल गांव के निवासी हैं, जहां 2016 में भीड़ ने अहमदी मस्जिद पर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप 2 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय राजदूत और जापानी वक्ता ने शिक्षा B2B संबंधों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की है। जापान में भारतीय राजदूत CB जॉर्ज ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को गहरा करने के तरीकों पर विचार करने के लिए गुरुवार को जापानी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फुकुशिरो नुकागा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने टोक्यो स्थित इंडिया हाउस में अपनी बैठक के दौरान संसदीय आदान प्रदान, व्यापार से व्यापार संबंधों तथा मानव संसाधन एवं शिक्षा में सहयोग को मजबूत करने की चर्चा की है। कुवैत में इमारत में लगी आग में मारे गए भारतीयों के शवों को ले जा रहे विमान कोची में उतरा। कुवैत में आग की घटना में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीरों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान शुक्रवार को यहां कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह गुरुवार को कुवैत पहुंचे और शवों को ले जाने वाले विमान में सवार हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एवरग्रीन योगा ने ढाका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले एवरग्रीन योगा ने शुक्रवार को ढाका के धानमंडी स्थित लोकप्रिय रविंद्र सरोवर पार्क में एक प्री इवेंट का आयोजन किया। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र IGCC भारतीय उच्चायोग ढाका के सहयोग से आयोजित किया गया था। ये योग और इसके लाभों को लोकप्रिय बनाने और आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 को व्यापक प्रचार देने के लिए एक तरह का योग सत्र सह प्रदर्शन था। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए योग साधक और उत्साही लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए थे। चीन #MeToo कार्यकर्ता को 5 साल की जेल में सजा, समर्थकों का ये कहना है। चीन की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रमुख #MeToo कार्यकर्ता हुआंग जुएकिन को देशद्रोह के आरोप में 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। समर्थकों ने रॉयटर्स को बताया कि सह आरोपी श्रमिक कार्यकर्ता वांग जियानबिंग को 3 वर्ष और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अजीत डोभाल फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त, PK मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे, जिसने 9 जून को शपथ ली थी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 10 जून 2024 से प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। डोभाल, जो प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मई 2014 में पहली बार NSA बने थे, पिछली भाजपा नीति NDA सरकार में भी इसी पद पर बने रहे। भारत ने चीन पाकिस्तान संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के उल्लेख को खारिज किया है। चीन और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जारी संयुक्त बयान के जवाब में विदेश मंत्रालय MEA ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अनुचित उल्लेखों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय का आधिकारिक
प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी अन्य देश को उनकी स्थिति पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। खाना एक विलासिता है। अर्जेंटीना ने मुद्रास्फीति में गिरावट, लेकिन खरीदार अभी भी तंगी महसूस कर रहे हैं। मई में अर्जेंटीना की मासिक मुद्रास्फीति दर संभवतः 2022 के बाद से सबसे कम थी, जो कि उदारवादी राष्ट्रपति जेवियर मिली द्वारा कठोर मितव्ययिता अभियान के बीच थी, लेकिन वार्षिक मुद्रास्फीति अभी भी 300% के करीब है। कई अर्जेंटीना वासियों का कहना है कि वे अभी तक लाभ महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि खाद्य कीमतें वेतन से अधिक हैं। वार्षिक मुद्रास्फीति अभी भी विश्व में सबसे अधिक है, यद्यपि मासिक दर धीमी हो गई है तथा खाद्य और उपयोगिताओं और परिवहन लागत में वृद्धि के कारण अर्जेंटीना में 2,34,315 पैसों यानी कि $260 का न्यूनतम मासिक वेतन अपर्याप्त प्रतीत हो रहा है। चीन ने यूरोपीय संघ से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के टैरिफ पर गलत प्रथाओं को बदलने का आग्रह किया। बीजिंग ने गुरुवार को चीनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर यूरोपीय संघ के टैरिफ की निंदा करते हुए इसे संरक्षणवादी व्यवहार बताया और कहा कि उसे उम्मीद है कि यूरोपीय ब्लॉक अपनी गलत प्रथाओं को सुधारेगा और बातचीत के जरिए व्यापार विवादों को संभालेगा। चीन तथा इस विवाद में शामिल अन्य यूरोपीय और चीनी कार निर्माताओं की प्रतिक्रिया यूरोपीय संघ के निर्णय के प्रति स्पष्ट विरोध तथा स्थिति को कम करने की उत्सुकता की ओर संकेत करती है। आतंकवाद निरोधक क्षमताओं की पूरी श्रृंखला तैनात करें। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी को क्षेत्र में चल रहे आतंकवाद विरोधी प्रयासों की जानकारी दी गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं के पूर्ण स्पेक्ट्रम को तैनात करने के महत्व पर बल दिया। और इसी के साथ करंट अफेयर हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।